ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज का मेरा वक्तव्य केवल ऋग्वेद के भाष्य एवं भाष्यकार पर है, जो भारत के की उस पद्धति से हमारे भारत के ऋषि तुल्यों ने किस प्रकार से भाष्य लिखकर जो अपौरुषेय वेद हैं और सबसे प्राचीन काल में का जो ग्रंथ है, प्राचीन कालीन ग्रंथ जो विश्व का आदि ग्रंथ के रूप में प्रथित है इस संसार में ऋग्वेद, उसके भाष्यकार कौन कौन थे, प्राचीन भाष्यकार कौन कौन थे, और उनके विषय में थोड़ी सी दृष्टि सबके समक्ष देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ऋषि तुल्य लोगों ने घोर परिश्रम करके, तप करके, तपश्चर्या में जाकर भाष्य लिखा करते थे। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण के बाद आरण्यक का काल आया, उपनिषद और वेदांग में विशेष रूप से जो षडंग हैं वेदांग, जिनमें व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद आदि हैं, उनके पारंपरिक व्याख्या करते हैं। यद्यपि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेद जो वेदांग हैं, षडंग, वेद की ही पारंपरिक व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हों, चाहे आरण्यक हों, उपनिषद हों, या वेद के जो वेदांग हैं, षडंग हैं, वो हों, सभी के सभी उसी प्रकार से इसकी व्याख्या करते हुए हमें हमारे समक्ष ये दिखाई देते हैं और इस प्रकार व्याख्या करते हुए दिख रहे हैं। और उन्हीं क्रम में, उसी क्रम में स्कंद स्वामी जो 6ठी शताब्दी के थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत संतत स्वभाव उनका था, और उन्होंने मंत्र क्रम से ऋग्वेद के भाष्य करने वाले उपलब्ध भाष्यकारों में स्कंद स्वामी अत्यंत प्राचीन हैं, सबसे प्राचीन भाष्यकार हैं। ये मुख्य रूप से गुजरात की जो प्रसिद्ध नगरी वल्लभी है उसके निवासी थे। उनके पिता का नाम भर्तृध्रुव था। और भर्तृध्रुव थे कौन? ये शतपथ ब्राह्मण के जो भाष्यकार हरिस्वामी के गुरु थे, हरिस्वामी थे, उनके गुरु थे। इनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। और इस क्रम में आज इनका भाष्य ऋग्वेद के 1.1.1 से लेकर के 1.16.1 तक, 1.62.1 से लेकर 1.121.15 तक, 505.57 1 से लेकर 5.61.1 तथा 6.29.1 से लेकर 6.75.6 तक मिलता है। इनका भाष्य अष्टक क्रम से न होकर अध्यायक क्रम से है। ये विशेष रूप से यहाँ पर ध्यातव्य है कि इनका जो क्रम है वो अध्यायक क्रम है। इनका क्रम अध्यायक क्रम से यह लिखा हुआ है, और यह अष्टक क्रम से न होकर के अध्यायक क्रम से है। इन्होंने मंत्रों के मुख्य रूप से अधियज्ञ परक व्याख्यान किया है। निरुक्त का अनुसरण करने से इनका भाष्य कहीं कहीं अधिदेव परक हैं। इनके उपलब्ध संपूर्ण भाष्य जो हैं का प्रकाशन आचार्य विश्वबंधु के संपादकत्व में विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर से 1965 में हुआ। बंधुओं बता दूं कि विश्वबंधु बहुत बड़े जो थे, विद्वान थे। विद्वान ही नहीं, उन्होंने कई पुस्तकों का संपादन करवाया, कई अनुपलब्ध का उपलब्ध करवाया, बहुत सारा काम करवाया। विद्वानों को बुला करके सम्मान करते थे और उनसे कार्य करवाते थे। कार्य करवाने की क्षमता भी विश्वबंधु की विलक्षण थी। विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान जो होशियारपुर में है, जो साधु आश्रम में है, जो पंजाब में स्थित है, वहाँ से 1965 में हुआ। और उस बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ थे जिन लोगों ने महनीय कार्य किया। तो स्कंद स्वामी का जो मंत्र क्रम से
ऋग्वेद के भाष्य करने वाले उपलब्ध भाष्यकारों में स्कंद स्वामी अत्यंत प्राचीन हैं और इनका प्रकाशन आचार्य विश्वबंधु के संपादकत्व में संपादक वही थे। विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर से सारा काम हुआ। और दूसरे नारायण स्वामी थे, ये स्कंद स्वामी के ही सहयोगी थे। और किंतु ऋग्वेद के किन सूक्तों पर अपना भाष्य लिखा अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल इतना भर ज्ञात है कि ये स्कंद स्वामी के सहयोगी थे। ऋग्वेद के कुछ कतिपय सूक्तों पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा, अपनी कलम चलाई, लेकिन आज अनुपलब्ध हैं, उपलब्ध नहीं हैं। यह बड़ी विडंबना है, बहुत ही दुखद है कि लिखे हुए नारायण स्वामी का आज उपलब्ध नहीं है। उसके बाद उद्गीत हैं। उद्गीत भी स्कंद स्वामी के समकालीन तथा सहयोगी थे। इन्होंने ऋग्वेद के सप्तम अष्टम अष्टकों पर अपना भाष्य लिखा था। सप्तम तथा अष्टम अष्टकों पर अपना भाष्य लिखा, किंतु संपूर्ण भाष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी अत्यंत दुखद बात है। केवल ऋग्वेद के जो दसम मंडल है, दसम मंडल के 10, 5, 4 से 12, 5 तक, 10वें मंडल के ही 10, 13, 2 से 52, 3 तक, 10, 62 से 9, 83 तक ही है। इन्होंने अस्यवामीय सूक्त जो ऋग्वेद के 164 पर भी अपना भाष्य लिखा था, ये भी हमारे पास उपलब्ध है। स्कंद स्वामी का सहयोगी होने के कारण उनका भी भाष्य अधियज्ञ परक तथा अधिदेव परक था। चूँकि जो बड़े होते हैं, जो उनका फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो उस अनुकरण में अधियज्ञ परक और अधिदेव परक भी इनका भी भाष्य था। ऋग्वेद के ऊपर इनका जो भाष्य उपलब्ध है वह विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर से 1965 में प्रकाशित हुआ और अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो मैं सारा रेफरेंस दे रहा हूँ, जो मैंने पुस्तक संदर्भ देखे हैं कि कहाँ कहाँ से हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। जो प्रोफेसर वी चौबे थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे, हमारे गुरुकल्प थे, बड़े ही आत्मीय थे, स्नेहिल थे। इनके ऋक् सूक्त मणिमाला में इन्होंने भूमिका में जो कुछ दिया है और इधर उधर से जो कुछ भी उपलब्ध हुआ है, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि ये होशियारपुर से 1965 में प्रकाशित हुआ। ये होशियारपुर साधु आश्रम वही संस्थान है जो विश्वबंधु द्वारा संचालित है। ये भारत के विभाजन के बाद वो यहाँ आ गए थे विश्वबंधु जी। आचार्य विश्वबंधु जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनको जितनी भी आप प्रशंसा करेंगे इनका विश्वबंधु जी का उतना कम है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, स्पेशली ऋग्वेद के फील्ड में, भाष्य के क्षेत्र में। जो पांडुलिपि सबको एकत्रित करके विद्वानों को वहाँ पर बुला करके वो लोग पढ़ाते थे। ऐसे ऐसे विद्वान थे। उसका उदाहरण कुछ को तो मैं जानता भी हूँ विशेष रूप से, क्योंकि उन्हीं के गांव से मैं भी हूँ। उस गांव के, हमारे गांव के बहुत बड़े स्कॉलर थे। जितने देखने में वो सुंदर थे पंडित जगदीश झा, उतने वो अच्छे व्याकरण थे, कवि भी थे और आंख बंद करके अष्टाध्यायी पढ़ाते थे। उस दौर के लोगों को भी बुला करके आचार्य विश्वबंधु जी ने उन सबको वहाँ बुला करके कार्य करवाते थे। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था। उस होशियारपुर में जो शोध संस्थान है, वैदिक शोध संस्थान, जो आज भी है, विश्व संस्कृतम एक पत्रिका, बड़ी ही प्रसिद्ध पत्रिका है, जो चाय की चुस्की लेकर के लोग पढ़ा करते थे सुबह सुबह उठ करके। ऐसी पत्रिका विश्व संस्कृतम वहीं से छपती थी। वहीं से लोग कवि और शोध के फील्ड में आगे बढ़ते थे। कौन कितना पांडित्य रखता है उस पत्रिका से पता लगता था। हमने भी अपना प्रारंभ वहीं से किया, अपने काव्य सृजन का भी, कविताएं लिख करके और शोध लेखों को व्याकरण दर्शन पर और विविध विषयों पर हम लिखा करते थे। तो ऐसे शोध संस्थान चलाने वाले उस विश्वबंधु को मैं कोटि से नमन करता हूँ। और वहाँ हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण वो शोध पत्रिका भी वहीं से निकलती है। आर्थिक सहयोग वहीं से रहता है डीएवी मैनेजिंग कमेटी से। तो माधव
भट्ट भी एक भाष्यकार हुए हैं जो ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकारों में माधव भट्ट प्रसिद्ध हैं। ये दक्षिण पथ के चोल राज्य में कावेरी नदी के तट पर स्थित जो गोमान नामक ग्राम में के रहने वाले थे। इन्होंने ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्य लिखा था, किंतु संपूर्ण भाष्य आज उपलब्ध नहीं है। यह बड़ी ही विडंबना है। बड़ा ही आश्चर्य होता है मुझे कि कभी कभी वो कुछ चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं है जो लिखा गया उस समय। संग्रह की कमी के कारण, कुछ हम लोगों की जो है इसमें आलस्य के कारण उसको उपलब्धता नहीं है। यह अत्यंत दुखद है। तो ये जो माधव भट्ट थे, इन्होंने ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्य लिखा था, किंतु संपूर्ण भाष्य उपलब्ध नहीं है। जैसा बताया है, केवल प्रथम अष्टक का ही भाष्य उपलब्ध है, जो डॉक्टर कुंदन राजा के संपादकत्व में मद्रास संस्कृत सीरीज के अंतर्गत 2 भागों में प्रकाशित है। यह भाष्य अत्यंत संक्षिप्त है। ये बता दूं कि डॉक्टर कुंदन राजा जो थे, ये वहाँ प्रोफेसर थे और कई इनके फॉरवर्ड्स मैंने देखे हैं। उस माध्यम से भी इनको जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मसूत्र का जब वहाँ से प्रकाशन हुआ, उसमें जो है इन्होंने भी अपना वो कंट्रीब्यूट किया है, उसमें लिखा है इन्होंने अपनी फॉरवर्ड उस पुस्तक पर, उस माध्यम से। और इनके पुत्र जो थे डॉक्टर कुंजुनी राजा, प्रोफेसर राजा, वो मेरे गुरुदेव भट्टाचार्य जी के मित्र थे। इस कारण से हमें कई बार मिलने का, उनसे दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहुत काम करते थे। उन काम करने वालों को कोटि नमन करता हूँ। ये बहुत बड़ा काम होता है। उनको 2 भागों में प्रकाशित किया। यह भाग अत्यंत संक्षिप्त है। वेंकट माधव भी सायण पूर्व भाष्यकारों में केवल वेंकट माधव ही ऐसे भाष्यकार हैं जिनका संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य मिलता है। इनके पितामह का नाम माधव, पिता का नाम वेंकट, माता का नाम सुंदरी तथा कौशिक गोत्रोत्पन्न थे। इनका समय 13वीं सती के माना जाता है। भाष्य का प्रारंभ इन्होंने विनायक गणेश से किया है, क्योंकि विघ्नेश्वर गणेश ही हैं, इसीलिए कहा जाता है नमामि विघ्नेश्वर अपाद पंकजम। तो इन्होंने विनायक अर्थात गणेश स्तुति से अपना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में कुछ कारिकाएं भी हैं जो वेदों के अर्थक ज्ञान के लिए अत्यंत उपादेय है और सहायक सिद्ध होती है कारिकाएं इनकी। इनका भाष्य अष्टकांतर्गत अध्याय क्रम के अनुसार है। यह भाष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेंकट माधव वेद मंत्रों की व्याख्या में ब्राह्मण ग्रंथों को अधिक महत्व देते हैं। इनका ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्य स्कंद स्वामी एवं उद्गीत भाष्य के साथ आचार्य विश्वबंधु के संपादकत्व में विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान से 1965 में काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित हुई और 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसीलिए विश्वबंधु आचार्य विश्वबंधु जो थे वो देवतुल्य थे, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, अथक परिश्रम करते थे, विद्वानों को परखते थे, बड़े पारखी थे, मर्मज्ञ थे और आनंद तीर्थ भी थे, जो वैष्णव धर्म के अंतर्गत माधव संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य का ही नाम आनंद तीर्थ भी था। और इन्होंने ऋग्वेद के प्रारंभिक 4 सूक्तों पर ही भाष्य लिखा है, जो श्लोकात्मक है। और इनका जन्म कली के 4300 वर्ष व्यतीत होने के पर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार इनका समय 1198 ईस्वी से 1278 ईस्वी है। जो बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जो आज अपने आनंद तीर्थ जी का जो माधवाचार्य के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, इनके बहुत सारे ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। और आत्मानंद वेद के, अब आगे आत्मानंद भी हैं भाष्यकार, जो वेद का दार्शनिक और अध्यात्म परक व्याख्या करने वालों में आत्मानंद अन्यतम हैं। इनका भाष्य परमात्म परक है। शंकर मतावलंबी होने के कारण इनके भाष्य में अद्वैत मत की झलक दिखाई देती है, किंतु इनका भाष्य संपूर्ण ऋग्वेद पर न होकर केवल अस्य वामीय जो सूक्त है ऋग्वेद का 164 पर ही उपलब्ध है। इनका समय 12वीं सदी से पूर्वार्ध है। इनके भाष्य का प्रकाशन श्री प्रेम निधि के संपादकत्व में मोतीलाल बनारसी दास द्वारा लाहौर से
1932 में हुआ था। दूसरा संस्करण डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्त ने किया। और सायण हैं, सायण बहुत बड़े भाष्यकार हुए हैं। बहुत इनकी महत्वपूर्ण, इनका जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है सायण का। आज सायण भाष्य अत्यंत लोकप्रिय है। वेद के भाष्यकारों में सायण का स्थान सर्वोपरि है। वैदिक साहित्य के उपलब्ध प्रायः सभी ग्रंथों पर इन्होंने भाष्य लिखा। और वे रहने वाले आंध्र प्रदेश के अंतर्गत तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर राज्य के निवासी थे। ये आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रांत के थे। इनके पिता का नाम मायन और माता का नाम श्री माई के रूप में जाना जाता है। वे कंपन, संगम और बुक प्रथम तथा हरिहर द्वितीय के मंत्री के रूप में भी थे। और चूंकि ये मंत्री थे, इसीलिए प्रकाशन कार्य करवाना थोड़ा सा इनके लिए, सायण के लिए आसान रहा होगा। इसीलिए उन्होंने साहित्य, वैदिक साहित्य के उपलब्ध प्रायः सभी ग्रंथों पर जो इन्होंने भाष्य लिखा, इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इसका कारण यही था कि ये मंत्री भी थे और इसके कारण से उनको सुगम रहा और इनको सहायता मिलती रही, पदे पदे सहायता मिली। और ये खुद परिश्रमी भी थे। तो सायण, इनका समय 1315 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक है। 1363 ईस्वी से लेकर 1369 तक बुक प्रथम के मंत्री थे। और इसी समय उन्होंने वेदों का भाष्य भी लिखा, वेदों के भाष्य की रचना की। 72 वर्ष की आयु में चले जाते हैं। ये बड़ा ही कष्टकर है। जो अच्छे लेखक थे वे अल्पायु ही रहे हैं। 1387 में उनका देहांत हो गया था। सायण जो थे वो यजुर्वेदी थे। यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण थे। अलग अलग शाखाओं के ब्राह्मण भारत में मिलते हैं। मिथिला में भी ऐसे ही अलग अलग मिलते हैं। इसके ब्रांचेज हैं, कुछ वाजसनेयी शाखा से हैं और कुछ जो हैं छांदोग्य हैं। इस प्रकार से अलग अलग भारत के ब्राह्मणों का जो वंश है इस प्रकार से है। तो सायण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण थे। इसलिए सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता तथा उसके सायण आरण्यक का भाष्य लिखा। तदंतर ऋग्वेद संहिता का भाष्य लिखा। इनके भाष्य का नाम वेदार्थ प्रकाश है। सायण ने पूर्ववर्ती भाष्यकारों की उनके भाष्य पद्धतियों को अपनाया है। इनका भाष्य पूर्ण रूप से अधियज्ञपरक हैं। मंत्रों के अर्थबोध के लिए यज्ञानुष्ठान में उनका विनियोग जानना आवश्यक होता है। और प्रत्येक सूक्त के प्रारंभ में उन्होंने ऋषि कौन थे, इनको अलग अलग ऋग्वेद को मंडलों में विभाजित किया गया है। मंडलों के बाद सूक्तों में विभाजित किया गया है। तो किस सूक्त के देवता कौन है, छंद कौन है, मंत्र के विनियोग का उल्लेख किया हुआ है। उन्होंने अधियज्ञ परक व्याख्यान करने के साथ ही वहाँ अधिदेव तथा अध्यात्म परक व्याख्यान भी किया है। प्रत्येक मंत्र का व्याख्यान 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में मंत्रगत पदों का अर्थ तथा दूसरे भाग में मंत्रगत पदों के व्याकरण तथा स्वर से के वैशिष्ट्य का निर्देश किया गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से ऋग्वेद का जो देख रहा हूँ कि भाष्यकारों में सायण इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम लोग भी जब एमए में थे तो सायण भाष्य का ही को ही पढ़ते थे। सायण भाष्य अत्यंत महत्वपूर्ण था और स्पष्टता भी सायण भाष्य में थी। ऋग्वेद का समग्र दृष्टि से अध्ययन करने के लिए सायण भाष्य का अध्ययन उपयोगी लगता है सबको। हम भी जब पढ़ते थे तो उपयोगी सिद्ध हुई थी यह पुस्तक, यह भाष्य उपयोगी सिद्ध हुआ था। इनके भाष्य का प्रमाणिक संस्करण वैदिक शोध मंडल पूना से प्रकाशित हुआ था, जो पूना भी और होशियारपुर ये सब बहुत सारे पुस्तकों को प्रकाशन में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन था उन लोगों का। तो ऋग्वेद, तो इस प्रकार से जो सायण जो थे सायण अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सभी भाष्यकारों में सायण का भाष्य अत्यंत प्रसिद्ध था और लगभग वैदिक साहित्य के सभी खंड भागों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इसका कारण यह था, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनका कारण इसलिए इन्होंने किया कि इनको लिखने में तो वैदुष्यपूर्ण लेखन तो कार्य था ही,
इनको छपवाने में कहीं समस्या नहीं आई, क्योंकि ये राज्य पोषित थे, राज्य के मंत्री थे, कुछ भी कर सकते थे, सक्षम थे, और इस कारण से इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जैसे मधुसूदन ओझा ने राज्य आश्रित होने के कारण, राजा उनके परम शिष्य भी थे, राज पंडित होने के कारण से मधुसूदन ओझा ने भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की और उनको सहयोग मिलता रहा, वो भी देवतुल्य थे। और इस प्रकार से उसी तरह से सायण का भी मैं देख रहा हूँ, सायण जैसे थे उसी तरह मधुसूदन ओझा भी थे, जिनका जो बिहार में जो मूल सीतामढ़ी है जिला, वहीं के वो रहने वाले थे। और अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके आज भी उपलब्ध हैं, राज्याश्रित होने के कारण सहज प्रकाशन होता था उनका। अब कुछ जो आधुनिक भारतीय भाष्यकार हैं वेदों के, उनमें आधुनिक के युग में भाष्यकारों में, अनुवादकों में SP पंडित, स्वामी दयानंद स्वामी सरस्वती, राम गोविंद त्रिवेदी, अरविंदो, श्रीपाद दामोदर नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक सरणी पर ऋग्वेद की व्याख्या की इस दिशा में प्रथम प्रयास है, और SP पंडित के द्वारा किया गया जो वेदार्थ यत्न नाम से उन्होंने व्याख्या जो ग्रंथ लिखा, तो व्याख्या का मराठी तथा अंग्रेजी भाषा में कार्य प्रारंभ किया, किंतु जब तक वे तृतीय मंडल तक पहुँचते उनका स्वर्गवास हो गया था। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है, स्थिति रही है हमारे संस्कृत के लेखकों के, भाष्यकारों की, कि अल्पायु होकर के चले गए। उनकी मृत्यु के बाद संपूर्ण कार्य 5 खंडों में 1876-83 में मुंबई से प्रकाशित हुआ। तो ऐसे प्रकाशकों को भी मैं कोटिशः नमन करता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके बारे में बता दूं कि उन्हीं के स्मृति में बाद में इनके प्रयाण करने के बाद, संसार से जाने के बाद, जो आर्य प्रतिनिधि सभा है, उन्होंने बहुत सारे प्रकाशन किए इनको ग्रंथों को। और DAV संस्था, जब इनके फॉलोअर्स ने आर्य समाज की स्थापना की, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इनको 1000 से ज़्यादा संस्थाएं पूरे विश्व में, भारत और अब्रॉड में इनकी संस्थाएं चल रही है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। महर्षि दयानंद ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये भी बहुत जल्दी इस संसार से चल बसे। कुछ दुष्टों की कुदृष्टि पड़ी और इस संसार से वो चल बसते हैं, नहीं तो इतना काम करके देते। जो हमारे पास अनेक पुस्तकें खासकर विशेष रूप से वेदों पर उपलब्ध होती, आप केवल सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ेंगे तो उनमें सभी वेदों का उनमें देखने का आपको मिलेगा। तरह तरह के वेदों का, रामायण का, तरह तरह के ग्रंथों का उन्होंने उद्धृत करके वो ग्रंथ लिखा है, जो अपने आप में अपूर्व है। और इस प्रकार से जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, वो प्रामाणिकता के साथ विषय में स्वामी जी ने पूर्व से पूर्व भाष्यकारों से पूर्णतया सहमत हैं। वो स्वामी जी पूर्व भारतीय भाष्यकारों से पूर्णतया सहमत हैं, किंतु वे भारतीय भाष्यकारों के यज्ञपरक व्याख्या से सहमति नहीं अपनी दी उन्होंने। वे वेद में कोई इतिहास नहीं मानते थे। उनकी जो विशेषता थी महर्षि की, कि वो इतिहास नहीं मानते थे, क्योंकि वेद की रचना नहीं की गई है। वेद किसी ने वेदों की रचना नहीं की। वेद जो हैं, जो अपौरुषेय हैं, ये पुरुषकृत नहीं है, इसलिए उन्होंने इसमें इतिहास नहीं माना उनको, क्योंकि वेद की रचना किसी ने की नहीं। सृष्टि के आदि में ईश्वर द्वारा इसका उपदेश किया गया था। इसी दृष्टि को लेकर उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य लिखा। ऋग्वेद भाष्य भूमिका जब आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उसमें समग्र बिंदुओं पर आप देख सकते हैं, दृष्टि डालिए तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि उनका इष्ट क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते क्या थे। विलक्षण प्रतिभा के महर्षि थे, जिन्होंने घर का परित्याग कर दिया था। उन्होंने शिवत्व की प्राप्ति के लिए, सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए और आडंबर से दूर रह करके उन्होंने घर का परित्याग किया। दोबारा घर लौट करके नहीं जाते हैं। ऐसे सन्यासी को मैं कोटिशः नमन करता हूँ, जो भारत के उत्थान में, भारत के राष्ट्र के उत्थान में
राष्ट्र के आज़ादी के जब लहर आज़ादी के बिगुल बजाए जा रहे थे, उन लोगों ने उस समय बहुत कुछ सरकार के विरोध में अपने भारतीय पक्ष को रखा था। तो ऐसे देशभक्त को, ऐसे महर्षि को भी मैं कोटि से नमन करता हूँ, जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उन्होंने अपना वेद विषयक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। तदनुसार ऋग्वेद का भाष्य लिखा, किंतु यह भाष्य पूर्ण नहीं हो सका। उनका भाष्य 761-2 पर तक ही उपलब्ध है, जो आर्य प्रतिनिधि सभा से 1876 में प्रकाशित हुआ था। इनका बहुत बड़ा प्रकाशन आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य बीच बीच में करती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो भाष्य के जो भाष्यकार जो थे हमारे भारतीय और प्राचीन भाष्यकार, उनमें अत्यंत प्रसिद्ध थे, जिनमें फिर नाम दोहरा रहा हूँ कि स्कंद स्वामी, नारायण स्वामी इनके थे, नारायण स्वामी भी थे। नारायण स्वामी के बाद माधव भट्ट थे, वेंकट माधव थे, आनंद तीर्थ थे, आत्मानंद थे और सायण थे। इन लोगों ने बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वेदों के भाष्य के लेखन में। वेदों के क्षेत्र में स्कंद स्वामी सर्वप्रथम माने जाते हैं। उसके बाद नारायण स्वामी भी थे, उसके बाद उद्गीत भी थे। उद्गीत भी स्कंद स्वामी के ही समकालीन तथा सहयोगी थे। इन्होंने ऋग्वेद के 7म तथा 8म अष्टकों पर अपना भाष्य लिखा था, किंतु संपूर्ण भाष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी एक विडंबना है। केवल ऋग्वेद के 10 मंडल के 5, 4, 12, 5, 13, 10, 13, 2, 52, 3, 10, 62, 9, 83, 6 तक ही है। और इन्होंने आस्यवामी सूक्त ऋग्वेद के 164 पर ही अपना भाष्य लिखा। इस प्रकार के स्कंद स्वामी के सहयोगी होने के कारण अधियज्ञ परक तथा अधिदेवता परक था। ऋग्वेद के बहुत सारे ऐसे जो भाष्यकार थे, जिनमें माधव भट्ट, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद आदि प्रसिद्ध हैं, जिसमें सायण तो सबसे प्रमुख हैं। बाद में आधुनिक में जो लोग आए थे उनमें स्वामी दयानंद प्रमुख हैं, जिन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बहुत कुछ लिखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो मेरा व्याख्यान था, पीछे मैंने ये जो वेस्टर्न फिलोसफर और कमेंटेटर्स हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन थे, कितना बड़ा योगदान दिया उन लोगों ने। विलियम जोन्स के बाद ये प्रकाश में आया। उन्होंने कलकत्ता में जो एस्थेटिक सोसाइटी कलकत्ता में जो बनी, उसके बाद बहुत सारे ग्रंथों का संपादन हुआ, भाष्य लिखे गए। उन सभी ऋषि मुनि, ऋषि तुल्य उन लोगों को और विशेष रूप से बाद के जो हुए हैं स्वामी दयानंद आदि, उन सबको मैं कोटि से नमन करते हुए, कुछ तो संस्था ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को निकलवाया, जिसमें जैसा कि मैंने बताया था होशियारपुर में जो है साधु आश्रम होशियारपुर का, वो बहुत काम किया उन्होंने। विश्व बंधु जी ने बहुत काम करवाया। मद्रास में हुआ, मुंबई से प्रकाशित हुए, वो अलग अलग उपलब्ध ग्रंथ हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सायण के मंत्री होने के कारण से बहुत सारे इनकी सुविधाएं हुई। जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने कि जयपुर में जो मधुसूदन ओझा थे, जो गढ़ा जो सीतामढ़ी में गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। वो राजा के राज पंडित थे और समान पोशाक पहनते थे राजा की तरह, इतना सम्मान करते थे जयपुर के महाराज। और इस कारण से उन्होंने अनेकानेक ग्रंथ लिखे, जो जिनको पढ़ पाना, समझ पाना आधुनिक विद्वानों के लिए कोई साधारण बात नहीं है। टेढ़ी की सहज वो व्याख्या नहीं कर पाते। ऐसे क्लिष्ट ग्रंथों का प्रणयन किया। उन सभी ऋषि तुल्यों को, व्याख्याकारों को, कमेंटेटर्स को, भाष्यकारों को मैं कोटि से नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले, यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, मनीष कुमार झा जी भी हैं, जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर बिहारीलाल पटेल हमारे अनन्य मित्र हैं जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सहपाठी थे, तो वो लोग जुड़े हुए हैं। और उसके बाद भवेश झा जी भी हैं, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार झा जी NIT से हैं, ये झारखंड से जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से। मैं सबको साधुवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज का मेरा जो वक्तव्य था कि
जो बाद के जो अपने प्राचीन भाष्यकार और कौन कौन थे भाष्यकार और व्याख्याकार कौन कौन हुए हैं, उन पर मैंने थोड़ी बहुत टिप्पणी की थी। फिर बाद में किसी और विषय को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। विशेष रूप से मैंने विलियम जोन्स का कंट्रीब्यूशन बताया था। अब मैं मैक्स मूलर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, साथ साथ उन्हीं के साथ मैं जो मोनियर विलियम थे, जिन्होंने बहुत जो इंडोलॉजिस्ट थे, जो वेस्टर्न ये जो रहने वाले जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो इन लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी बड़ी मशहूर है, अभिज्ञान शाकुंतलम पर कमेंट्री है। तो ये बाद में इन लोगों पर भी मैं व्याख्यान दूंगा। बाद में राजवीर भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। सबको मैं शुभकामना देते हुए, मेरे शिष्य कल्प हैं, उनको आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।